हेलो फ्रेंड्स, आई एम सेवर्ड मांडा फ्रॉम अरम इंस्टीट्यूट। आज इस वीडियो में जितने भी सीएमए इंटर वाले स्टूडेंट है जिनका आज सर न्यूज सिलेबस वालों का जिनका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेशन का पेपर था, उनके पेपर का सॉल्यूशन लेके आए। कई सारे स्टूडेंट बोल रहे थे सर एक बार पेपर का रिव्यू तो कर लो। मैं आप लोगों के लिए डायरेक्टली सॉल्यूशन लेके आया हूँ सर। अब मेरी बात कुछ ध्यान से सुनना, मैं आपको ये सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूँ बट कुछ बातें ध्यान से सुनना। पहली चीज, जिस स्टूडेंट का सॉल्यूशन के बेसिस में पेपर अच्छा गया, वेरी गुड, वेल एंड नाइस। जो स्टूडेंट्स का अच्छा नहीं गया, मतलब जिनका पेपर बिगड़ गया या जिन्हें पेपर लगा कि सर थोड़ा दिक्कत है, इश्यूज है पेपर में, वो लोगों को सर मैं बता रहा हूं, ये मेरा नंबर है, ठीक है। आप इसमें मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और कांटेक्ट करके डिस्कस कर सकते हैं कि अगर आपका टैक्स का पेपर अच्छा नहीं गया तो, मतलब अगर डाउटफुल लग रहा है, सर लग रहा है कि पेपर एकदम ही बिगड़ चुका है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप करिएगा पिन, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा सर, ठीक है। बट जिनका पेपर अच्छा गया, वेरी एंड नाइस। मेरे हिसाब से अगर कोई पूछेगा, पेपर वॉज नॉट दैट मच टफ, टफ नहीं था पेपर, अच्छा था, इजी था। अगर नॉर्मली कोई स्टूडेंट थोड़ा भी ढंग से पढ़ा हुआ रहे तो स्टूडेंट का पेपर अच्छा जाएगा। लेट्स स्टार्ट, टाइम वेस्ट नहीं करते सर, आपके पेपर का सॉल्यूशन करते सर। चलो भाई, सेक्शन ए की बात है, जहां पर ये कंपलसरी था, यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे सर। देखो क्या दिया हुआ है। Dr. Rao is a famous physician in Chennai. His gross asset from profession was 48 lakh 40,000 for the previous year 20 to 23. He want to admit income under the head applicable presumptive provision of Income Tax Act 1961. Presumptive याद है सर, 44 ADA होता था, जिसमें हम ये बोलते थे सर 50% ऑफ द ग्रॉस रिसिप्ट हमारी इनकम मानी जाती थी। हाउ मच मस्ट बी एडमिटेड एज इनकम ऑन द प्रिजम्पटिव बेसिस। तो इसका 50%, तो इसका 50% कितना आ जाएगा? 24,20,000। सिंपल इजी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। On the occasion of his birthday, Mr. Sanjay received a cash gift of 60,000 from his relatives. ओहो, and 1,10,000 from his friends. देखो बर्थडे का ओकेजन है, बट रिलेटिव से मिला है तो एग्जेम्प्ट है, फ्रेंड से मिला है वो टैक्सेबल है। हाउ मच ऑफ द कैश गिफ्ट इज लायबल टू टैक्स? सिंपल सर, जो फ्रेंड से मिला है वो टैक्सेबल है। अगला देखो, एज पर द सेक्शन 194I, याद है सर रेंट के लिए पढ़ते थे अपन, टीडीएस का सेक्शन है, of the Income Tax Act 1961, any person other than individual or HUF is responsible to deduct tax at source on a rent to a resident person if the aggregate amount of rent credited or paid during the financial year exceed 2,40,000। ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन हो गया सर, लिमिट पूछ दिया आपसे। अगला, द एग्रीगेट अमाउंट ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C, ट्रिपल सी, CCD, सर इन तीनों की लिमिट मिला के टोटल कितनी होती है सर? 1,50,000। और अब जो मई में स्टूडेंट पढ़ेंगे सर, मई 24 के लिए, जून 24 के लिए, उनके लिए एक नया सेक्शन भी आ गया सर, 80CCH। बहुत जल्दी अमेंडमेंट की वीडियोस भी आने वाली है सर। अगला देखो, माधव is a resident individual. His father is wholly dependent on him and suffering from 90% disability. Wow. Madhav has incurred an amount of 85,000, मेरे को लगा ही था सर ये घुमाएगा। Madhav has incurred an amount of 85,000 for maintaining and medical treatment of his father. सर कितना खर्चा करता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। 80 बोलता है भैया इररिस्पेक्टिव ऑफ एक्सपेंडिचर, अगर डिसेबिलिटी 80% से ज्यादा है तो उस केस में सर आप 1,25,000 ले सकते हैं, अदरवाइज 75,000, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्रीकल्चर इनकम? कौन सी एग्रीकल्चर इनकम है सर? ये तो आपकी बुक से बहुत सिंपल बुक का ही क्वेश्चन हो गया। ये वाली एग्रीकल्चर इनकम है सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिसीव बाय पार्टनरशिप फर्म फ्रॉम अ फर्म एंगेज इन एग्रीकल्चर ऑपरेशन। अगला देखो, interest on capital of or loan from a partner of a firm is allowed as deduction under 40B of the Income Tax Act 1961 to the firm to the extent of, सर ये तो हम पढ़ क्या है, 12% मैक्सिमम इंटरेस्ट मिलता है सर, उससे ज्यादा नहीं हो सकता सर, ठीक है। उसके बाद देखो, अंडर जीएसटी लॉ, व्हेन द गुड्स आर डिस्पैच्ड ओवर वेयर सॉरी व्हेन द गुड्स आर डिस्पैच्ड अदर देन ओवर डायमेंशनल कार्गो, अदर देन ओवर डायमेंशनल कार्गो, तो एक दिन में कितना किलोमीटर? 200 किलोमीटर। ये अमेंडमेंट थी, पता नहीं कितने स्टूडेंट ध्यान दिए सर। तो ये 290 किलोमीटर से, तो कितने दिन हो जाएंगे सर? 2 दिन, ठीक है। आगे देखो, द डिसीजन इन जीएसटी काउंसिल वुड बी टेकन बाय मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 3/4 75% सर, ठीक है। AN company firm was dissolved and its GST registration was cancelled on 31st August 2022. What is the time limit within which AN company must file a final return? Final return file करने का time period कैसा है सर? 3 months. 3 months from the date of cancellation और date of order of cancellation, दोनों में whichever is earlier होता है सर,
तो यहां से 3 मंथ्स गिन लोगे तो आप ये आ जाएगा सर ऑन और बिफोर 30 नवंबर 2022। आगे देखो, Jagat and Company is manufacturer of footwear and registered under GST law. It want to avail QRMP scheme. What is the monetary limit of an aggregate turnover? QRMP scheme के लिए लिमिट कितनी पड़े अपन ने? 5 करोड़। Simple straightforward question. Under GST law, in case of taxable supply of services by a banking company, invoice is to be issued within. सर बैंकिंग के केस में 45 डेज था, इंश्योरर के केस में 45 डेज था, बाकी लोगों के लिए 30 डेज था सर। ठीक है। Input tax credit on account of IGST available in the electronic credit ledger shall be utilized for the tax payment of। पहले तो आप IGST के लिए यूज करोगे, उसके बाद आपको C से करना है, C से करो, S से करना है, S से करो, as per the choice of the dealer। आगे देखो, Lakshman and Company, Hyderabad is engaged in supply of goods and services which are liable for GST. What is the threshold limit? सर goods and services दोनों है तो लिमिट कितनी हो जाएगी? 20 लाख। Under custom, the time limit of the limit of exclusive economic zone of India is 200 nautical miles। ये तो एकदम सिंपल इजी क्वेश्चंस हुए। ये आपका मैंने क्या बताया, ये आपका पूरा का पूरा एमसीक्यू कंप्लीट हुआ। अब सेक्शन बी के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ध्यान दो, आपको 7 में से 5 क्वेश्चंस करने थे, मजेदार है, अच्छे क्वेश्चन है, देखते फटाफट। देखो बड़े क्वेश्चन में मैंने आपको तरीका सिखाया था सर, पहले नीचे जाके चेक किया करो क्या पूछ रहा है। Calculate the gross total income for the assessment year 23-24, assuming that is a resident, ordinary resident, resident but not ordinary resident and non-resident। तो एक काम करते हैं ना, यही कॉलम बना लेते हैं, ऑर्डिनरी रेसिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट, यही तीनों कॉलम बनाते हैं, यहीं पर इसके ट्रीटमेंट डिसाइड कर लेते हैं ताकि दिक्कत ना आए। ये गिर जाएगा यार। ठीक है, हाँ चलो देखो, सावित्री एज 48 years has the following income for the previous year 20 to 23, rent from house property let out in London, okay, and credited to bank in Singapore। सर सब चीज बाहर चली, ऑर्डिनरी रेसिडेंट के हाथ में टैक्सेबल है। ठीक है, मैं इसको कैसे लिखूं, एक काम करता हूं, मैं टिक कर देता हूं, जिसके हाथ में टैक्सेबल होगा उसके मैं टिक कर देता हूं, जिसमें नहीं होगा उसको छोड़ दूंगा। ऑर्डिनरी रेसिडेंट के हाथ में टैक्सेबल है, नॉट ऑर्डिनरी और नॉन रेसिडेंट के हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा। Salary income in Singapore credited to a bank account in Chennai। सर credited to a bank account in Chennai। सर चेन्नई में क्रेडिट हुआ है, पैसा रिसीव कहां हुआ है? इंडिया में हुआ है। तो सर ये तो तीनों गए, तीनों के हाथ में टैक्सेबल। बैंक इंटरेस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एफडी विथ एसबीआई। सर एसबीआई तो इंडिया की है, किसी को नहीं छोड़ेंगे सर। हमने सिंपल पढ़ा है सर, ये बहुत इजी कंसेप्ट होता था। इनकम एक्रू, डीम टू एक्रू, रिसीव, डीम टू रिसीव इन इंडिया, किसी को नहीं छोड़ते अपन। डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी, वाओ, इंडियन कंपनी तो मतलब इंडिया से एक्रू हुआ है, किसी को नहीं छोड़ेंगे सर, सबके हाथ में टैक्सेबल। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट विद इंडियन कंपनी क्रेडिटेड टू अ बैंक अकाउंट आउटसाइड इंडिया। सर इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट विद इंडियन कंपनी, इनकम इंडिया में एक्रू हुई है, किसी को नहीं छोड़ने वाले। रॉयल्टी इनकम फ्रॉम यूनाइटेड आईएनसी यूएसए क्रेडिटेड टू अ बैंक अकाउंट इन सिंगापुर। सर रेसिडेंट जाएगा, ये दोनों बच जाएंगे सर। आया समझ? सिंपल इजी क्वेश्चन, ये मैंने आपको पूरे ट्रीटमेंट्स बता दी सर। अभी मैं आपको क्या कर रहा हूँ, सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहा हूँ, डिटेल एक्सप्लेनेशंस नहीं दे रहा हूँ। अगर डिटेल एक्सप्लेनेशन देने रहूंगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी सर। इससे आप एक ओवरव्यू चेक कर सकते हैं कि आपका सॉल्यूशन कहां पर सही है, कहां गलत है सर। ठीक है, उसके बाद अगला देखो, मिस्टर साहिल is a regular employee of XY। पहले तो नीचे आके देख लो क्या बोल रहा है सर। You are required to compute the income chargeable to add under the salary in the hands of Mr. Sahil for the assessment year 23-24। Mr. Sahil does not opt to be taxed under section 115 BAC of the Income Tax Act 1961। तो भैया आपको सैलरी की इनकम निकालना है साहिल की। ठीक है भाई, उसकी एज कितनी है? 40 ईयर्स है, ध्यान रखना सर। तो एक काम करते हैं, बाजू में साथ साथ निकालते रहते हैं सर। चलो, बेसिक सैलरी कितनी दी हुई है? 3 लाख रुपीज। ठीक है, एजुकेशन अलाउंस फॉर 2 चिल्ड्रन। अब एजुकेशन अलाउंस के साथ थोड़ा सा लोचा सर, अरे यार मैं इसको थोड़ा ना दूर लिख देता हूँ, पास पास होने से दिक्कत हो जाएगा। यहां लिख देता हूँ क्योंकि अपन को कुछ माइनस भी तो करना पड़ेगा ना। एजुकेशन अलाउंस कितना दिया सर? 36,000, जिसमें हमने बोला सर 2 बच्चा इंटू 12 महीने इंटू 100 रुपए एजुकेशन अलाउंस है ना सर, 100 रुपए। ये माइनस हो जाएगा, अरे यार इसको प्रॉपर लिखता हूँ, ये एग्जेम्प्ट है ना। एग्जेम्प्ट कितना है? 2 बच्चा इंटू 100 इंटू 12, ये कितना हो जाएगा? 2 इंटू 100 इंटू 12, 2400। 2400 माइनस होगा 36,000 से, तो ये आ रहा है सर 33,600। ठीक है, ये एजुकेशन अलाउंस हो गया। सर्वेंट अलाउंस फुली टैक्सेबल है सर, ये 10,000 पूरा टैक्सेबल।
उसके बाद है एंटरटेनमेंट अलाउंस। सर ये टैक्सेबल है, ये पूरा टैक्सेबल है और ये प्राइवेट कंपनी है, ध्यान रखना सर, तो नीचे डिडक्शन भी नहीं मिलती है। तो एंटरटेनमेंट अलाउंस, ठीक है, ये पूरा टैक्सेबल है, कितना, 6,000। उसके बाद देखो, मेडिकल फैसिलिटी फॉर मिस्टर साहिल एंड हिज फैमिली इन अ हॉस्पिटल मेंटेन बाय द एम्प्लॉयर। सर ये एग्जेम्प्ट होता है, एम्प्लॉयर का हॉस्पिटल है ना सर, एग्जेम्प्ट है। अगला देखो, फ्री मिल्स ड्यूरिंग द ऑफिस आवर 80 रुपीज, सर 50 रुपीज तक एग्जेम्प्ट है। तो फ्री मिल्स 80 इंटू 300 दिया है, बट एग्जेम्प्ट कितना है, 50 इंटू 300, ये एग्जेम्प्ट है। तो प्रैक्टिकली 30 इंटू 300, 9,000 टैक्सेबल आ जाएगा सर, ठीक है। उसके बाद देखो, गिफ्ट रिस्ट वॉच ऑन दीपावली, सर 5,000 से ज्यादा है, टैक्सेबल है, पूरा 7,000 टैक्सेबल है। अगला, ट्रांसपोर्ट अलाउंस यूज फॉर बीइंग यूज फॉर ऑफिस टू रेसिडेंस एंड वाइस वर्सा। सर ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस टैक्सेबल है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी में कई सारे एग्जेम्पशन है सर, और ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस जो ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग वालों को या फिर डेफ एंड डम वाले लोगों के लिए हो, तो उनके लिए कुछ एग्जेम्पशन भी है सर। तो ये तो पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। ट्रांसपोर्ट अलाउंस कितना, 12,000, इसको ऐड कर लो तो ये आपकी ग्रॉस सैलरी करते हैं सर। 3 lakh plus 33,600 plus 10,000 plus 6,000 plus 9,000 plus 7,000 plus 12,000, ये आ रहा है सर 377,600 माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन सर 50,000, जो अंडर सेक्शन 16 मिलती है सर, माइनस 50,000 की है, तो 327,600, ये आ गई इनकम फ्रॉम सैलरी। सिंपल इजी क्वेश्चन, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हो। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, मिस्टर गौरव ओन्स अ हाउस प्रॉपर्टी, पहले तो नीचे आके पढ़ लो क्या पूछ रही है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी चार्जेबल इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर गौरव फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24। आओ भाई, ठीक है। मिस्टर गौरव ओन्स अ हाउस प्रॉपर्टी इन जयपुर राजस्थान, द फेयर रेंटल वैल्यू इज 1,50,000, म्युनिसिपल वैल्यू 1,30,000। ओके, द हाउस इज let out from 1st April 2022 to 30th September 2022 at a monthly rent of 5,000। तो कितने महीने हो गए सर, सितंबर तक 6 महीने हो गए, तो 6 months का रेंट हो गया, ठीक है। फ्रॉम 1st October 2022 मिस्टर गौरव ऑक्यूपाइज इट फॉर हिज रेसिडेंस, खुद रहता था सर, हम पढ़ के आए हैं सर। अगर कोई बंदा, देखो हमने क्या सीखा था, बेसिक लॉ ये सीखा था, अगर कोई हाउस प्रॉपर्टी लेट आउट है और बाद में वो सेल्फ ऑक्यूपाइड हो जाती है, तो उस केस में जीएवी इज इक्वल टू क्या हो जाता है, एक्सपेक्टेड रेंट फॉर 12 मंथ्स। तो जीएवी इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड रेंट फॉर 12 मंथ्स। तो यहां पर एक्सपेक्टेड रेंट अपन को निकालना पड़ेगा, कैसे निकालेंगे, फेयर रेंट दिया हुआ है, म्युनिसिपल रेंट दिया हुआ है, फेयर वैल्यू म्युनिसिपल वैल्यू दोनों में विच एवर इज हायर, हायर कितना है 1,50,000, स्टैंडर्ड रेंट दिया नहीं है, इग्नोर कर दो, तो 1,50,000 क्या आ गया आपका, एक्सपेक्टेड रेंट, तो यही आपका क्या हो जाएगा सर, जीएवी भी यही हो जाएगा। उसके बाद देखो क्या दिया हुआ है, फॉलोइंग एक्सपेंडिचर वेर इनकर्ड ऑन प्रॉपर्टी एंड पेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, म्युनिसिपल टैक्स पे किया भाई, तो जीएवी में ऐसे माइनस कर लो म्युनिसिपल टैक्स 13,000, तो ये कितना आ जाएगा 1,37,000, जीएवी हो गया, एनएवी हो गया, माइनस कर लो 30%, 1,37,000 इसका 30%, 41100, ये हो गया सर। उसके बाद देखो, लैंड रेवेन्यू आता नहीं है, फायर इंश्योरेंस आता नहीं है सर। लोन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस प्रॉपर्टी इज टेकन एंड इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक इज 12,500 हैज बीन पेड। टू रीपे दिस लोन मिस्टर गौरव हैज टेकन अ फ्रेश लोन एंड इंटरेस्ट चार्ज ऑन दिस लोन इज 6,500। क्या ये दोनों इंटरेस्ट मिल जाएगा, यस ये दोनों इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो कितना हो गया भाई 12,500, यहाँ है 12,500 प्लस 6,500, ये दोनों को ऐड करते हैं 12,500 प्लस 6,500, ये आ रहा है 19,000, ठीक है। उसके बाद देखो, मिस्टर गौरव डज नॉट ऑफर 115 बीएससी, तो निकालो सर, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया सर। तो कर लेते 1,37,000, इसका 30% हटा दो भाई, माइनस 19,000 और कर लो, तो ये आ जाएगा 76,900, ये आ गया आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। आया समझ, सिंपल इजी क्वेश्चन। और नेक्स्ट देखते हैं,
क्वेश्चन देखो नीचे, पहले क्या बोल रहे देखते हैं। कंप्यूट द इनकम अंडर द हेड पीजीपी। पीजीपी की इनकम निकालना है, बाकी इनकम आपको इग्नोर करना सर। और ये बोला है कि 115 बीएससी ऑप्ट नहीं कर रहा है, ठीक है भाई, थैंक यू। देखो, मिस्टर गोपाल इज अ प्रोप्राइटर ऑफ बिजनेस, फॉलोइंग इज हिज प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। देखो सर, ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी, सर ये यहाँ नहीं आता है, या यूएस में जाता है, ठीक है। एक काम करें, साथ साथ ट्रीटमेंट करते जाए क्या? साथ साथ भी कर सकते हैं, पूरा पढ़ के भी कर सकते हैं। चलो एक काम करते हैं, साथ साथ करते हैं, टाइम सेव करते हैं ना सर। हमें तो चालू करना होता है नेट प्रॉफिट से। नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ है सर? 180 इसमें सर हम ऐड भी करते हैं और लेस भी करते हैं सर। अबे हाँ, ऐड भी करते हैं, लेस भी करते हैं। लेस वाली पहली चीज दिख गई सर, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी। इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी, इसको छोटा कर दो। इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी कितना है? 5350, ठीक है भाई। रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी, सर रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी यहाँ आता ही नहीं है सर, वो तो आईएचपी की इनकम है। रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी कितना है भाई? 5400, हटा दो यहां से, ठीक है। उसके बाद अगला देखो, इधर आते हैं डेबिट साइड में, ये डेबिट साइड यहां पर देखते हैं। स्टेब्लिशमेंट चार्जेस, इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। रेंट रेट एंड टैक्सेस, कोई स्टूडेंट ने इसको नोट किया है तो मतलब कोई ना कोई उससे रिलेटेड नीचे कुछ दिया होगा, ठीक है भाई। सन्ड्री एक्सपेंस दिया हुआ है, हाउस होल्ड एक्सपेंस ये नहीं आता सर, हाउस होल्ड एक्सपेंस ऐड कर लेंगे। हाउस होल्ड एक्सपेंस, पर्सनल एक्सपेंस अलाउड नहीं है सर। कितना है? 1880, पढ़ के आया ना सर सेक्शन 37, पर्सनल एक्सपेंस अलाउड नहीं होता। उसके बाद है प्रोविजन फॉर बैड डेट, सर प्रोविजन अलाउड नहीं होते, एक्चुअल बैड डेट अलाउड होते हैं सर। प्रोविजन फॉर बैड डेट कितना है भाई? 1200, ठीक है। उसके बाद अगला देखो, तो बहुत ही गंदी हैंडराइटिंग हो गई, ठीक है। उसके बाद लॉस ऑन सेल ऑफ मोटर कार यूज फॉर प्राइवेट पर्पज, सर 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 यहाँ आएगा ही नहीं, पर्सनल चीजें आती ही नहीं है। लॉस ऑफ मोटर कार कितना है भैया? 1800, ठीक है। उसके बाद क्या दिया हुआ है? सैलरी, इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। इंश्योरेंस प्रीमियम इंक्लूडिंग लाइफ इंश्योरेंस, सर लाइफ इंश्योरेंस नहीं आता, लाइफ इंश्योरेंस पर्सनल खर्चा है। LIC कितना? 1790, आप इसकी एटीसी में डिडक्शन ले लेना सर। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, ठीक है भाई। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन नहीं आता सर, सर सर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, हम तो डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स माइनस करते हैं, तो 6400 ये ऐड कर लिए। अब आओ नीचे देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। बेड डेट रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग द ईयर, भाई बेड डेट तो माइनस होगा सर, एक्चुअल बेड डेट माइनस होता है। बेड डेट कितना? 650, ठीक है। उसके बाद देखो एडमिसिबल डेप्रिसिएशन दिया हुआ है सर, डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन माइनस कर लेंगे सर। डेप्रिसिएशन कितना है? 1600, ये माइनस हो गया। उसके बाद देखो, द एसएससी इज रनिंग हिज बिजनेस इन अ रेंटेड प्रॉपर्टी, half of which is used for his own residence. Okay, rent of 2400 in respect of the entire house is included in the rent rate and taxes. लो भैया, ये जो स्टूडेंट ने मार्क किया था ना, ये सही था। तो रेंट रेट एंड टैक्सेस में 2400 एंटायर हाउस का, जिसमें से आधा बिजनेस पर्पस के लिए और आधा पर्सनल है, तो पर्सनल वाला ऐड हो जाएगा सर। रेंट, ये है रेंट रेट टैक्सेस, 1200 ऐड हो जाएगा सर। उसके बाद देखो क्या दिया हुआ है, द बैलेंस ऑफ 500 इज ऑन अकाउंट ऑफ म्युनिसिपल टैक्स पेड फॉर प्रॉपर्टी गिवन ऑन रेंट। तो सर देखो, जो प्रॉपर्टी रेंट पे दिया है उसका म्युनिसिपल टैक्स है सर। तो देखो 2900 है, 2900 के तीन हिस्से हैं सर। देखो 1200 बिजनेस पर्पस, 1200 पर्सनल पर्पस और 500 म्युनिसिपल टैक्स उस प्रॉपर्टी का जिसको इसने क्या दिया हुआ है? रेंट पे दिया हुआ है। तो सर ये तो आप आईएचपी में क्लेम करोगे, यहां कैसे क्लेम कर दिए? तो ये एक्सपेंस, अबे ये एक्सपेंस भी अपन क्या करेंगे? ऐड कर लेंगे। म्युनिसिपल टैक्स 500 ऐड। चलो सर, इसके अलावा तो और कुछ है नहीं, नहीं तो चलो बिजनेस की इनकम निकालते हैं, प्लस माइनस खेलेंगे सर। 18150, नहीं नहीं नहीं, 180150 प्लस 1880 प्लस 1200 प्लस 1800 प्लस 1790 प्लस 6400 प्लस 1200 प्लस 500 माइनस 5350 माइनस 5400 माइनस 650
माइनस 1600, तो ये आ रहा है सर 181920। ये आपकी पीजीबीपी की इनकम आ गई। आया समझ? ये मैंने आप लोगों के लिए सॉल्व किया, ठीक है। अभी प्लीज इतना फॉर्मेट पे मत ध्यान देना, क्योंकि अभी मेन आपको मेरे को सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है, पूरे फॉर्मेट से सॉल्व नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है। चलो ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। पहले नीचे पढ़ लेते क्या बोल रहे हैं। कंप्यूट द इनकम अंडर द कैपिटल गेन for Mr. Manoj for the assessment year 23-24. Mr. Manoj does not offer section 115 BAC of the Income Tax Act 1961. देखो भाई, Mr. Manoj is a resident individual who retired from an employment in March 2022. He sold a residential building for 60 lakh to ZIT Limited, Delhi on 3rd Feb 2023. Okay. Mr. Manoj paid 2% commission on the sale price to Mr. Pritam for fetching the buyer. ठीक है भाई, कमीशन भी पे किया है, तो ये माइनस करना है। याद रखना ये 2% कमीशन ऑन सेल प्राइस है, तो सेल प्राइस 60 लाख है ना, इसका 2% है। The building was inherited by him as per the will of his mother on 5th April 2000. He had acquired the said building on 18th October 1990 for 1 lakh. Okay. Fair market value of the building on 1/4/2001 was 5 lakh. हम पढ़ के आए सर, कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू दोनों में whichever is higher, तो अपन 5 लाख ले लेंगे सर कॉस्ट, और इसी का इंडेक्सेशन करेंगे सर। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग ऑन द डेट ऑफ सेल वाज 70 लाख। ओ माय गॉड सर, इस केस में देखो इसने बेचा कितने में, 60 में। सर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑन द डेट ऑफ सेल कितनी है सर, 70 लाख है। तो हम क्या करते थे, सिंपल है सर, सेल कंसिडरेशन प्लस 10%, तो यहां पर 60 लाख प्लस 10% किए तो ये आ गया 66 लाख। फिर हम चेक करते थे क्या स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इसके बीच में फॉल कर रही है, नो सर नहीं कर रही है। तो सर इस केस में ये जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू यही हमारी क्या हो जाएगी, सेल कंसिडरेशन। चलो सेल कंसिडरेशन तो 70 लाख मिल गया, माइनस एक्सपेंस 2% जो था, तो 60 लाख का 2% ये आ जाएगा सर 1.2 लाख। ये माइनस कर लेते हैं, ये माइनस करेंगे 70 लाख में से, तो ये आ जाएगा सर 68,80,000। ये आ जाएगा नेट सेल कंसिडरेशन। फिर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, क्योंकि लॉन्ग टर्म है सर, तो सर कितनी वैल्यू दी हुई है अभी तो निकाले, 5 लाख, ठीक है ना। अच्छा आगे भी पढ़ लेते वैसे तो, बट हाँ ठीक है यहां तक तो कर ही सकते हैं। 5 लाख इंटू 331 डिवाइडेड बाय 100 कितना हो जाएगा सर, 5 लाख इंटू 331 डिवाइडेड बाय 100, ये आ जाएगा सर 16,55,000, ठीक है। ये अपन माइनस कर लेंगे। उसके बाद आगे देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, earlier Mr. Manoj has entered into an agreement with Mr. Ram in August 2022 for sale of the same building and forfeited the advance money of 2 lakh rupees. सर ये तो आईयूएस में टैक्सेबल है, हम पढ़ के आए 1/4/2014 के बाद जो भी एडवांस मनी प्रॉफिट होता है वो आईयूएस में टैक्सेबल होता है। He purchased a residential apartment in Madurai for 30 lakh on 20th March 2023 and subscribed to REC capital gain bonds for 20 lakh in November 2023. देखो भाई, घर बेच के घर, घर बेच के घर, तो 54 में एग्जेम्पशन ले लेगा। पहले तो कैपिटल गेन निकालते हैं सर, 68,80,000 माइनस 16,55,000, ये आ रहा है सर 52,25,000। इसमें माइनस करो सेक्शन 54 की एग्जेम्पशन। कितने का घर लिया भैया, घर लिया ये 30 लाख का, ये माइनस कर लो 30 लाख का घर, ठीक है। उसके बाद ये देखो सर, ये बॉन्ड्स पे इन्वेस्ट किए 20 लाख, कब, नवंबर 2023 में। बेचा कब था सर, फेब 2023 में। तो फेब से आप 6 महीना देखो, 6 महीने के अंदर क्या बॉन्ड में इन्वेस्ट किए, नहीं सर 6 महीने के अंदर इन्वेस्ट नहीं किया, तो ये जो बॉन्ड्स की इन्वेस्टमेंट है उसकी एग्जेम्पशन आप नहीं ले पाओगे 54 ईसी में, ठीक है। तो बस आगे फिर तो हमारा कैपिटल गेन लो भाई, फिर तो क्या है, कैपिटल गेन 22.25 लाख कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। इजी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है, पहले यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द इनकम ऑफ मिस सोनाली चार्जेबल अंडर द हेड आईयूएस। आईयूएस की इनकम निकालना है, डज नॉट ऑफर 115 बीएससी। देखो भाई आईयूएस की इनकम निकालते हैं। मिस सोनाली सबमिट द इंफॉर्मेशन ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इनकम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2022-23। देखो सर, इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट, याद है सर हम पढ़ के आए सेक्शन 10-15 में एग्जेम्पशन मिलती है सर, कितनी, सिंगल के केस में 3500 और ज्वाइंट के केस में 7000, तो ये तो पूरी एग्जेम्प्ट हो जाएगी, कुछ अमाउंट आएगा ही नहीं। विनिंग फ्रॉम लॉटरी, ये नेट दिया हुआ है, ग्रॉस करना पड़ेगा सर, 28840 डिवाइडेड बाय 70 इंटू 100, ये आ रहा है सर 41,200,
ठीक है, बाजू में ही इनकम निकाल देता हूँ। रिसीव्ड अ मोटर कार एज गिफ्ट फ्रॉम हर फ्रेंड ऑन द ओकेजन ऑफ अ बर्थडे। सर कार कैपिटल एसेट ही नहीं है तो टैक्सेबल ही नहीं है। कैश गिफ्ट ऑफ 15,000 ईच फ्रॉम हिज 4 फ्रेंड, ये टैक्सेबल है सर, 60,000 टैक्सेबल है। इनकम फ्रॉम अनडिस्क्लोज सोर्स, ये भी टैक्सेबल है। रेंट रिसीव फ्रॉम सबलेटिंग ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, रेंट पेड टू द ओरिजिनल बायर 22,000, तो इसमें से 22,000 माइनस कर लो तो ये कितना आ जाएगा 8,000, इसको ऐड कर लो प्लस 10 प्लस 8, तो ये आ रहा है आपका 119200। फाइनल आंसर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन पहले नीचे पढ़ लेते हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द टोटल इनकम ऑफ मिस्टर दीपक फॉर द असेसमेंट ईयर शोइंग क्लियरली द मैनर ऑफ सेट ऑफ एंड द आइटम क्लियर एलिजिबल फॉर कैरी फॉरवर्ड। He filed his income tax return every year before the due date. He do not opt for section 115 BSc. Thank you. चलो सर, क्या बोलते हैं? Mr. Deepak has derived the following income and loss as computed below for the previous year 22-23. लॉस फ्रॉम एग्रीकल्चर बिजनेस, सर इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर बिजनेस एग्जेम्प्ट होती है तो लॉस का भी कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। लॉस फ्रॉम लेट आउट प्रॉपर्टी दिया हुआ सर, ये 2,20,000 है, वो स्टूडेंट ने ना वहां पर ट्रीटमेंट करते टाइम चेंज कर दिया होगा। सर इसमें सिंपल है सर, 20,000 का लॉस जो होगा वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम आईएचपी का लॉस अपन कितना क्लेम कर सकते हैं सर, 2 लाख रुपए। ठीक है, तो 2 लाख रुपए अपन क्लेम कर लेंगे लॉस, इसको अपन एडजस्ट कर सकते हैं किससे, स्पेकुलेशन बिजनेस की इनकम से सर। ठीक है, आईएचपी का लॉस एडजस्ट हो सकता है सर, करंट ईयर का है ना, कैरी फॉरवर्ड वाला थोड़ी के सर। लॉस फ्रॉम नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस, सर नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस का लॉस स्पेकुलेशन बिजनेस की इनकम से एडजस्ट होता है, स्पेकुलेशन बिजनेस का लॉस नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस से एडजस्ट नहीं होता है, तो ये भी आप इसमें एडजस्ट हो जाएगा सर। इनकम फ्रॉम कार रेस, सर इससे कुछ एडजस्ट नहीं होता। लॉस फ्रॉम एक्टिविटी ऑफ ओविंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्स, ये तो सेम हेड से एडजस्ट होता है। तो देखो भाई 9,72,000, इसमें 2 लाख माइनस कर लो और 2,50,000 माइनस कर लो, कितना हो जाएगा 9,72,000 माइनस 2,50,000 माइनस 2 लाख, ये आ जाएगा सर 5,22,000। 5,22,000 ये इसकी टोटल इनकम आ गई। ये आईएचपी का लॉस आप कैरी फॉरवर्ड करोगे। ठीक है, ये आपकी इनकम फ्रॉम कार रेस वाली जो इनकम दिख जाएगी सर, और एग्रीकल्चर लॉस का तो कुछ होगा नहीं सर, और लॉस फ्रॉम एक्टिविटी ऑफ ओविंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्स ये भी कैरी फॉरवर्ड होगी, सेम हेड से ही एडजस्ट होती है। आया समझ, सिंपल। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द टोटल टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी, वाह सब चीज निकालना है भाई, फॉर द असेसमेंट ईयर 2024 एडवाइस। अच्छा एक मस्त वाली बात बताऊं आपको मैं, जैसा मैंने पेपर पैटर्न बताया था ना सर, वैसे का वैसा ही आया पूरा पेपर। अब जितने स्टूडेंट ने मेरे पेपर पैटर्न वाली वीडियो देख के गए थे ना, उनकी तो जन्नत हो गई सर, जन्नत हो गई। और जितने स्टूडेंट ये पेपर पैटर्न की वीडियो नहीं देख के गए थे ना सर, वो स्टूडेंट को थोड़ा सा अखरा होगा कि सर काश हम आपकी पेपर पैटर्न की वीडियो देख के चल जाते। एकदम डिक्टो पूरा पेपर वैसा आया है सर। एडवाइस आर वेदर शी शुड ऑप्ट फॉर ऑल्टरनेटिव टैक्स रिजीम अंडर 115 बीएससी ऑफ द इनकम टैक्स और नॉट। तो आपको पूरी मेहनत करना है सर, 115 बीएससी के हिसाब से भी निकालना है और नॉर्मल इनकम टैक्स के हिसाब से भी निकालना है। इस क्वेश्चन में मैं बोल सकता हूँ थोड़ी मेहनत है सर, 7 मार्क्स के हिसाब से थोड़ी मेहनत कराएगा आपसे। देखो ज्योति एज 46 ईयर, रेसिडेंट एज मैटर करती है सर, क्योंकि हम जब इनकम टैक्स के हिसाब से निकालेंगे तो एज मैटर करेगी। अ रेसिडेंट इंडिविजुअल फर्निशेस द फॉलोइंग पर्टिकुलर फॉर द प्रीवियस ईयर 2023। तो अपन एक काम करते हैं, पहले इनकम टैक्स के हिसाब से निकाल लेते हैं। चलो भाई पहले इनकम टैक्स के हिसाब से, फिर 115 बीएससी के हिसाब से निकालेंगे। सैलरी इनकम ग्रॉस दी हुई है सर, तो अपन को सैलरी इनकम ग्रॉस दी है तो इसको स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करके इनकम फ्रॉम सैलरी लेना पड़ेगा। भाई इनकम फ्रॉम सैलरी 50,000 माइनस किए तो कितनी आ गई 9 लाख रुपए इनकम फ्रॉम सैलरी। लॉस फ्रॉम सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी 2,40,000 दिया सर, वही है 40,000 का कैरी फॉरवर्ड होगा, 2 लाख का लॉस अपन एडजस्ट कर लेंगे। तो लॉस फ्रॉम आईएचपी का लॉस है सर 2 लाख रुपए अपन एडजस्ट कर सकते हैं सैलरी से। ठीक है भाई, इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट, वेरी गुड सर, ये आईयूएस की इनकम है सर। सेविंग अकाउंट की इनकम है 12,000। अच्छा टोटल इनकम निकालने बोला है, याद रखना सर, तो एक काम करते हैं यहाँ पर लिख लेते हैं, डिडक्शन भी आएगा सर। डिडक्शन में एक तो मिल गई सर, एटीटीटीए मिल गया सर, 10,000 रुपए का सेविंग अकाउंट का डिडक्शन मिल जाएगा सर। अगला देखो सर, डिपॉजिट इन पीपीएफ 1,50,000, वाओ ये भी मिल जाएगा सर। एटीसी 1,50,000 ये भी मिल गया सर। उसके बाद अगला देखो, डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी, सर ये इनकम है सर, डिविडेंड 50,000 रुपए इनकम आ गई सर। ठीक है,
उसके बाद देखो LIC प्रीमियम पेड फॉर द डिपेंडेंट फादर एज 75 ईयर्स 30,000। सर LIC का जो प्रीमियम का पैसा मिलता है वो मेरा, मेरी वाइफ और मेरे बच्चे का मिलता है, पेरेंट्स का तो मिलता भी नहीं है सर। तो ये खत्म हो गया सर। तो ये आपकी आ जाएगी टोटल इनकम। पहले तो ये ग्रॉस टोटल इनकम आएगी, कितनी आ रही है सर? ये नीचे वाला हटा देता हूँ ना डैश। हाँ, ग्रॉस टोटल इनकम कितनी आ रही है, प्लस माइनस करना पड़ेगा। 9 लाख माइनस 2 लाख प्लस 12,000 प्लस 50,000, ये आ रहा है सर 7,62,000। ठीक है, माइनस कर लेंगे इसमें अपन 10,000 TTA वाला, माइनस कर लेंगे 1,50,000 ATC वाला, तो ये आ जाएगा 6,02,000। अब अगर नॉर्मल इनकम टैक्स के हिसाब से चले तो इसका टैक्स निकालते हैं। 6,02,000 है सर, तो हमने टैक्स कैसे निकालना सीखा है सर? पहले 2.5 लाख तक तो निल है, फर्स्ट 2,50,000 तक निल, अगले 2,50,000 में 5% और बचे बैलेंस में कितना 20% प्लस 11250 ये आया। तो ये आ रहा है प्लस 4% भी कर लो, तो ये आ रहा है सर 32916 एज पर इनकम टैक्स। इसका टैक्स इतना आ रहा है सर। टैक्स मैं मान के चलता हूँ स्टूडेंट को स्लैब निकालना आता है तो उस बेसिस में वो निकाल लेगा सर स्लैब लगा के। ठीक है, अब अगर मैं ये 115 BAC के हिसाब से चलता हूँ, 115 BAC, तो कहानी कुछ बदल जाएगी सर। अब कहानी क्या बदलेगी सर? सबसे पहले ये IHP का लॉस एडजस्ट नहीं होगा, तो इनकम यहाँ पर क्या क्या आ जाएगी, 9 लाख तो 9 लाख ही आ जाएगी, ये नहीं आएगा सर। सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट तो टैक्सेबल है सर 12,000 प्लस 50,000 भी टैक्सेबल है, पर याद रखना सर डिडक्शन नहीं मिलती है सर 115 BAC में। तो 9 लाख प्लस 12,000 प्लस 50,000, ये आ रहा है 9,62,000। ठीक है, और इसमें डिडक्शन कुछ होती नहीं है, तो यही मेरी टोटल इनकम है 9,62,000। अच्छा, याद है इसमें स्लैब कैसे एप्लीकेबल होता था? पहले 2,50,000 तक निल, फिर अगले 2,50,000 में 5%, फिर अगले 2,50,000 में 10%। तो इसमें तो लिख के करना पड़ता है, ये बहुत सारा होता है। पहले 2,50,000 में निल करो भाई, 9,62,000 माइनस 2,50,000, तो ये आ रहा है 7,12,000। इसमें नेक्स्ट 2,50,000 में 5%, तो ये आ जाएगा 11250 इंटू 5%। ये माइनस कर लो सर 2,50,000, तो ये आ रहा है सर 4,62,000। तो अगले 2,50,000 में 10% कितना आ जाएगा सर 25,000। ठीक है, ये माइनस कर लेते हैं 4,60,000 से, तो ये आ रहा है सर 2,12,000। तो अगले पूरे 2,12,000 पे 15% कितना हो जाएगा सर इसका 15, अरे इसको क्या हो गया, अरे यार 2,12,000 इंटू 15%, इसको ऐड कर लेते हैं प्लस 25,000 प्लस 11250, ये आ रहा है सर 68050 प्लस 4% भी तो है, प्लस 4%, तो ये आ जाएगा 70772। तो अगर आप नोटिस करो तो देखो इनकम टैक्स के हिसाब से बहुत कम है, 115 BAC के हिसाब से बहुत ज्यादा है। तो इस केस में अपन क्या ऑप्ट करेंगे सर? नॉर्मल इनकम टैक्स लेके चलना पसंद करेंगे, 115 BAC लेके चलना पसंद नहीं करेंगे। आया समझ? बैठा दिमाग में? चलो भाई, कहाँ पहुंच गए हम? और क्वेश्चन नंबर 6 देखो भाई। देखो क्वेश्चन नंबर 6 होमवर्क है, क्योंकि थ्योरी क्वेश्चन है और मैंने स्टूडेंट को बोला भी था जैसा पेपर पैटर्न बोला था वैसा ही आया। एक बार आप पेपर पैटर्न की वीडियो जाके देख लो, आपको समझ आ जाएगा एग्जैक्ट वैसा ही है पेपर, एग्जैक्ट वैसा ही है सर। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, ध्यान दो। देखो क्वेश्चन 7 क्या बोलता है, एग्जामिन विद रीजन which person is liable to pay GST in the following independent cases where the supplier and recipient both are located in taxable territory. Ignore the aggregate turnover and exemption available. ये दोनों इग्नोर करना है, नीचे कुछ नहीं दिया है। ठीक है भाई, देखो Ram is an insurance agent registered under GST, received commission of 12 lakh from insurance company registered under GST. सर ये हम रिवर्स चार्ज में पढ़ के आए हैं, इंश्योरेंस कंपनी GST देगी सर, एकदम सिंपल। Shyam is a business facilitator registered under GST, received a commission of 1,95,000 for the services provided to the urban branch. रूरल ब्रांच होता तो एग्जेम्प्ट होता, अर्बन ब्रांच है सर टैक्सेबल है सर, और वो भी रिवर्स चार्ज में। कौन देगा सर? नेशनलाइज्ड बैंक देगा सर। ठीक है, याद है रिवर्स चार्ज का कंसेप्ट, हमेशा बड़े लोग फंसते हैं। Mohan registered under GST is an independent director of XYZ company
has received sitting fees amounted to rupees 1 lakh from XYZ Company Limited for attending the board meeting. सर कंपनी देगी रिवर्स चार्ज में, ये तो रिवर्स चार्ज का क्वेश्चन था सर. ठीक है, आगे और नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अरे बाप रे, क्वेश्चन बहुत बड़ा है भाई. हाँ, क्वेश्चन तो काफी बड़ा है. वैल्यू ऑफ सप्लाई का क्वेश्चन है. देखो भाई, हैप्पी एंटरप्राइजेज आर रजिस्टर्ड डीलर फर्निशेस द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू मशीन sold by it to Khushi Trader in the course of interest rate in the month of May 2023. देखो भाई, लिस्ट प्राइस ऑफ द मशीन दिया हुआ है, बाजू बाजू में इसको निकालते हैं, साथ साथ निकालते हैं सर, ये साथ साथ निकल जाता है 12 लाख. ठीक है, म्युनिसिपल टैक्स ऐड हो जाता है सर. ठीक है, इंस्टॉलेशन एक्सपेंस ऐड हो जाएगा. ठीक है, फ्रेट एंड इंश्योरेंस चार्जेस फ्रॉम प्लेस ऑफ रिमूवल to the buyer premises. Supplier agreed to deliver the goods at the buyer premises. सर ऐड हो जाएगा. ठीक है, इसके बाद देखो, सब्सिडी रिसीव फ्रॉम वन नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन on sale of such machine. This subsidy was not linked to the price of the machine and was not considered in the list price. सर एनजीओ से मिली है, प्राइवेट की सब्सिडी है, ऊपर कुछ ट्रीटमेंट ही नहीं किया, तो आप भी कुछ मत करो. सिंपल है सर. अरे हाँ, ये देखो, उसके बाद अगले देखो क्या दिया हुआ है. खुशी ट्रेडर डिडक्ट डिस्काउंट ऑफ 3000 एट द टाइम ऑफ फाइनल पेमेंट विच वाज नॉट एज पर द एग्रीमेंट. इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा सर. मतलब पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट जिसका कोई एग्रीमेंट में ट्रीटमेंट नहीं है, एग्रीमेंट नहीं हुआ है, उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है. Happy Enterprises normally gives an interest-free credit period of 45 days for payment. After that, it charges interest of 1% or a part thereof on the list price of the machine. Khushi Trader paid for the supply after 60 days, but Happy Enterprises waived off the interest payable. Waive कर दिया, तो इसका भी कोई ट्रीटमेंट नहीं है. According to GST law, you are required to determine the value of taxable supply made by the happy. ठीक है, considering the price is the sole consideration. ठीक है, unrelated है. Item number 2 to 5 are not considered while arriving on the list price. ये तो वैसे भी हम consider नहीं करके ही तो ऐड किए हैं सर. ठीक है भाई. Briefly note for the treatment of each item. तो यही कर लो सर, यही आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई है. कितना आ जाएगा सर? 12 लाख प्लस 12,500 प्लस 25,000 प्लस 10,000. ये आ रहा है सर 1247500. समझ आया? बैठा दिमाग में? सिंपल है सर. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं. आओ 8 नंबर का क्वेश्चन देखो, ध्यान दो क्या बोलते हैं. ABC Limited, a registered person, is engaged in the business of spices at Cochin. It provides following detail in relation to GST paid on the inward supply procured by it during the month of May 2023. ये आपको क्रेडिट की बातें पूछेगा सर. डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ आईटीसी अवेलेबल विद एबीसी लिमिटेड फॉर द मंथ ऑफ May 2023 बाय गिविंग नेसेसरी एक्सप्लेनेशंस. ठीक है भाई. रॉ स्पाइसेस परचेज सोल्ड टू कस्टमर, मिल जाएगी क्रेडिट. यूज फॉर पर्सनल यूज ऑफ द डायरेक्टर, इसकी क्रेडिट नहीं मिलती है. इलेक्ट्रिक मशीनरी परचेज फॉर बीइंग यूज इन द मशीनरी प्रोसेस, ये मिल जाएगा सर. मोटर कार यूज फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर फॉर ऑफिशियल यूज ओनली, नहीं मिलता है सर. ब्लॉक क्रेडिट है, सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 ब्लॉक क्रेडिट है सर. पेमेंट मेड टू अ कॉन्ट्रैक्टर फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टाफ क्वार्टर्स, सर इमोबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, ब्लॉक है सर, इनकी क्रेडिट नहीं मिलती है. तो क्रेडिट मिलने में तो आपको एक इसकी मिल जाएगी, एक इसकी मिल जाएगी, ये दो की क्रेडिट मिलेगी सर. सर ये थ्योरी क्वेश्चन है, ये आपके लिए होमवर्क होता है सर. ठीक है, बाकी मैंने आपका पूरा पेपर डिस्कस किया. पेपर का जैसे ब्लूप्रिंट प्रोवाइड किया था वैसा पेपर भी है सर. पेपर वॉज मेरे हिसाब से बिट ऑफ इजी, अच्छा पेपर था, इजी पेपर था, मस्त पेपर है, बन सकता था ये पेपर. ठीक है, फिर भी अगर कोई चीज डाउट क्वेरी हो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, पिन करके व्हाट्सएप में पूछ सकते हैं, और जिनके पेपर अच्छे नहीं गए वो डेफिनेटली पूछ सकते हैं सर. ठीक है, और बहुत सारे लोगों को ये शेयर करो, फ्रेंड्स लोगों को शेयर करो, बहुत सारे लोगों को हेल्प होगी. चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, बेल आइकन प्रेस करके रखना, आगे भी बहुत काम की वीडियोस है जो मैं आप लोगों के लिए लेके आते रहूंगा. ठीक है, चलो, थैंक यू फ्रेंड्स.